सब लोग आ गए हैं क्या? जाती है, अभी तक नहीं आया है। और कौन है? सदाब आ गए? हेलो सदाब। हेलो हेलो। मनान खान कौन है? हेलो। हाँ, ये मनान खान कौन है? हेलो। हाँ सर। हाँ हेलो। स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। आज का नया टॉपिक है OFDMA और SCFDMA। OFDMA का मतलब क्या हुआ? ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। आपने सुना भी होगा। हमारा जो 4G है LTE, OFDMA टेक्निक पे काम करता है, या SCFDMA टेक्निक पे काम करता है। तो OFDMA टेक्निक कहाँ यूज करते हैं हम लोग? अगर देखा जाए, OFDMA हम लोग यूज करते हैं डाउनलिंक के केस में, और SCFDMA हम लोग यूज करते हैं अपलिंक के केस में। जब भी कोई डेटा हम लोग अपलिंक में ट्रांसमिट करते हैं, तो हम लोग SCFDMA का टेक्निक यूज करते हैं।
लेकिन डाउनलिंक के केस में OFDMA की टेक्निक हम लोग यूज करते हैं। ये तो हम लोग 4G में कर रहे हैं टेक्निक। क्या टेक्निक हमारा 3G और 2G में सेम था? नहीं, वहां पर कुछ और टेक्निक था। आखिर वहां पर ऐसा क्या टेक्निक था जो कि यहाँ पर हमने चेंज करना पड़ गया? कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक होगा उसका। अगर मैं बात करूं 3G का, 3G के पास भी क्या है? FDD टेक्निक है उसके पास, है ना। FDD टेक्निक से वो लोग क्या करता है, डेटा को ट्रांसमिट करता है। अब FDD टेक्निक जो भी हमारे पास है, तो कैसे होता है ये डेटा, कैसे ट्रांसमिट कर रहा है ये? तो देखा जाए तो हमारे पास होता है एक, मैं एक ले लेता हूँ ट्रक। एक मैं ट्रक ले रहा हूँ, ये ट्रक फुल्ली लोडेड है। फुल्ली लोडेड है किससे? सामान से। मैंने इसको ट्रक को आगे भेजा और ट्रक हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें जितना भी सामान था हमारा, सारे के सारे क्या हो रहे हैं? डैमेज हो गया। जब सारे के सारे हमारे सामान डैमेज हो जाएगा, 1 मिनट ज़रा कॉल आ रहा है। हाँ, तो एक्सीडेंट है जो आपका हो जाने से क्या हो रहा है, सारे के सारे डेटा आपका क्या हो जा रहा है? डैमेज हो जा रहा है। लेकिन ये FDD 3G में था केस, मैं 3G का केस कह रहा हूँ। 4G में क्या बोला इन लोगों ने, यही सामान को हम लोग अगर छोटे छोटे बस में भेजूंगा या ट्रक में भेजता हूँ, और इन चारों में से अगर किसी भी का भी एक्सीडेंट भी होगा, तो ऐसा तो नहीं हो चारों को चारों एक बार में एक्सीडेंट हो जाए। बहुत रेयर केस होगा, होता भी है तो बहुत ही रेयर केस होता है। ये भी आपका ट्रक हो गया लोडेड, ये भी ट्रक हो गया, ये भी ट्रक हो गया, ये भी ट्रक हो गया। अब सब में कितना कितना सामान है? ऑलमोस्ट देखा जाए तो इस ट्रक के बराबर 1/4 होगा। ये 1/4 सामान लेके जा रहा है, ये 1/4 लेके जाएगा, ये भी 1/4 लेके जाएगा, और ये भी 1/4 लेके जाएगा। अब सामान तो लेके जा रहा है। सपोज करो ये पहला ट्रक था, ये दूसरा था, ये तीसरा है, ये चौथा है। इन चारों में से एक ट्रक में एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। इन सारे ट्रक में से एक का मैंने दूसरा वाला ट्रक का एक्सीडेंट करा दिया, मान के चलो। जब दूसरे वाले ट्रक का एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, क्या लॉस है यहाँ पर? कितना डेटा हमारा लॉस हुआ? 1/4। कितना सेफ रहा हमारा? 3/4। यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ तो क्या हमारा लॉस हुआ? पूरे 100% यहाँ पर लॉस है। यहाँ पर कितना लॉस हो रहा है? 25% यहाँ पे लॉस हो रहा है हमारा। तो कौन बेटर है? इन दोनों में से बेटर कौन है, ये या ये? बताइए। फोर जी वाला सर। 4G वाला बेटर होगा ना, क्योंकि हमारा इसमें लॉस कम हो रहा है, 25% का ही लॉस हो रहा है। लेकिन 3G वाला में क्या था? 100% का लॉस था। तो इस चीज़ को उसने इम्प्रूव करने की कोशिश किया। 3G में सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, यही चीज़ था कि हमारा एक बार कोई डेटा पैकेट लॉस हो रहा है तो पूरा का पूरा 100% लॉस हो रहा है। लेकिन इसमें 4G में ऐसा नहीं करना चाह रहा था। 4G में कुछ नया कंसेप्ट के साथ आना चाह रहा था, जो कि कहना ये चाह रहा था कि क्यों ना हम सेम साइज का पैकेट 4 बार ट्रांसमिट करें। सेम साइज का नहीं, मतलब कि सेम इंफॉर्मेशन को 4 डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रांसमिट करें। इससे क्या होगा, हमारा रिलायबिलिटी बढ़ेगा हमारा। इससे हमारा क्या बढ़ेगा? रिलायबिलिटी बढ़ेगा। तो ये हो गया आपका OFDMA टेक्निक, इसी करते हैं हम लोग OFDMA, ठीक है। मेन काम क्या था OFDMA का? ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब क्या हुआ? एक 90 डिग्री बनाएगा लोग, ठीक है। ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब क्या हुआ? हम लोग जब भी कोई डेटा को ट्रांसमिट करेंगे, वो एक ऑर्थोगोनैलिटी बनाते हुए ट्रांसमिट करेंगे। किस फॉर्म में? साइन और कोसाइन वेव के फॉर्म में। अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ाया था आपको क्या? एनालॉग सिग्नल।
एनालॉग सिग्नल में बताया था ना मैंने, कैसे हमारा साइनोसॉइडल सिग्नल ट्रांसमिट करता है, याद है? उसी साइनोसॉइडल सिग्नल पे मैंने ये भी बताया था कि हमारा डेटा इसके ऊपर जाता है। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पर है। अगर ये देखिएगा तो हमारा क्या हो रहा है, ये साइनोसॉइडल सिग्नल बना रहा है। ये सब साइनोसॉइडल बना लो या तो कोसाइन बना लो, इस चीज़ तो आपको पता है साइनोसॉइडल और कोसाइन वेव कैसे बनता है। और इसके ऊपर क्या कर रहा है, आपका 90 डिग्री और बना रहा है। मतलब सब कोई अपने अपने से 90 डिग्री इसलिए बना रहा है कि इंटरफेरेंस ना हो। इंटरफेरेंस कब होगा, जब दो सिग्नल आपस में क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तब तो इंटरफेरेंस होने के चांसेस होते हैं। इसलिए दोनों अगर ऑर्थोगोनल बनाएगा, दोनों दो सिग्नल आपस में 90 डिग्री बनाएगा, तो यहाँ पर इंटरफेरेंस होने का चांसेस कम बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो इसमें क्या किया है, OFDM क्या बोलना चाहता है, OFDM में जो ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है, इसका काम क्या है, स्प्लिट करता है वाइड फ्रीक्वेंसी बैंड इनटू अ मेनी स्मॉल स्मॉल फ्रीक्वेंसी। अभी मैंने आपको बताया 3G वाला केस, एक बड़ा ट्रक है, उसको हमने क्या किया, छोटे छोटे ट्रक में ट्रांसमिट कर दिया। तो ट्रक तो हमने एक लोकल लैंग्वेज में बात किया हमने, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो क्या किया हमने, एक बड़ा फ्रीक्वेंसी को छोटे छोटे फ्रीक्वेंसी में हमने क्या किया, डिवाइड करके फिर डेटा को ट्रांसमिट कर दिया। मेरा कहने का मकसद यही था कि एक बड़ा फ्रीक्वेंसी को हमने क्या किया, एक छोटे छोटे फ्रीक्वेंसी में डिवाइड करते हुए डेटा को ट्रांसमिट कर दिया। और उसमें से कोई भी फ्रीक्वेंसी पे अगर एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट कैसे होगा आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था। एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन के समय पे जब हमारा एक्सटर्नल एयर फोर्स अगर कोई भी सिग्नल पे क्या होगा, हावी होगा, तो क्या होगा, इसमें हमारा डेटा करप्ट होने का चांसेस ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, कोई भी डेटा अगर हमारा ट्रांसमिट हो रहा है एयर पे, तो अगर हम लोग एक बड़ा फ्रीक्वेंसी की जगह पे छोटे छोटे फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करते हैं, हर छोटा फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ डेटा को कैरी करते हुए जाता है, इसमें क्या होता है, हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाता है, हमारा रिलायबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, यही चीज बोलना चाह रहा है। OFDM is a technology we split a wide frequency band into a many small frequency. We call this split frequency as subcarrier. इसी को कहते हैं हम लोग सब कैरियर कहते हैं। अगर आपको याद हो तो रेडियो फ्रेम देखा था ना आपने, रेडियो फ्रेम के एक मतलब कि PRB में कितने सब कैरियर थे, 12 सब कैरियर थे 12 ना। अगर आपको याद होगा तो एक आपका PRB में एक रिसोर्स ब्लॉक में 12 सब कैरियर थे, उसी को तक कहा जा रहा है। अगर इस फ्रीक्वेंसी को स्प्लिट करते हो, ब्रेक करते हो, उसी को कहा जा रहा है सब कैरियर। एंड कैरी डेटा ऑन टू ईच ऑफ दिस सब कैरियर, क्योंकि हमारा जो डेटा जाता है किसके ऊपर जाता है, सब कैरियर के ऊपर जाता है, इसलिए मैंने वहां पर बताया था सब कैरियर आपको। अब समझ में आ गया। सो क्या कहना चाह रहा है, वी डिवाइड अ वाइड फ्रीक्वेंसी बैंड इनटू अ मल्टीपल स्मॉल और नैरो फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवीजन। तो देखिए, अगर आप देखोगे इस पिक्चर को बढ़िया से, ऊपर में देखो छोटा छोटा क्या है, सर्किल बना हुआ है। इस सर्किल क्या कर रहा है, डेटा को कैरी करते हुए जा रहा है, डेटा कैरी बाय ईच सब कैरियर। ठीक है, इसी पे हमारा क्या हो रहा है, डेटा कैरी होते हुए एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा है। अब इस प्रोसेस को पूरा करते हैं हम लोग OFDM प्रोसेस, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं इसको हम लोग। आगे देखते हैं कैसे हमारा काम करता है OFDM में। तो देखिए OFDM आया है कहाँ से, FDMA से आया था। FDMA क्या है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, वहाँ से डिराइव हुआ था हमारा OFDMA। OFDMA का मतलब क्या हुआ, O का मतलब क्या हुआ, ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब क्या हुआ कि हमारा सारे जितने वेव बनेंगे सारे के सारे एक दूसरे से 90 डिग्री का बनाकर चलेंगे। क्यों, इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए। तो देखिए, अपने को पता है कि इनपुट भी का मैक लेयर डिलीवर करता है डेटा, सबको पता है।
ई नोड पी का डाउनलिंक के साइड पढ़ेंगे तो ई नोड पी के बारे में बात करेंगे, अपलिंक के बारे में बात करेंगे तो यूई के बारे में बात करेंगे। तो ई नोड पी के मैक लेयर डिलीवर करेगा डेटा। सपोज करो मैक लेयर से जो भी आउटपुट आता है क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट ब्लॉक होता है। तो कितने ट्रांसपोर्ट ब्लॉक मैंने लिया, एन ट्रांसपोर्ट ब्लॉक ले लिया। किसको गया, ई नोड बी के फिजिकल के पास गया। ई नोड बी के फिजिकल क्या करता है, सीआरसी को ऐड करता है ना, कोडेड बिट्स को ऐड करेगा, रेट मैचिंग कराएगा, सब ऐड करता है ना जी। किसमें करेगा, सबके सब ट्रांसपोर्ट ब्लॉक में करेगा। जितना ट्रांसपोर्ट ब्लॉक उतना कोडवर्ड बनेगा आपका, जितना भी ट्रांसपोर्ट ब्लॉक होगा उतना ही कोडवर्ड बनेगा। कोडवर्ड बनने का तरीका क्या होता है, सीआरसी डेटा प्लस सीआरसी, सीआरसी प्लस आपका रेट मैचिंग, और क्या है फंक्शनिंग पैटर्न, ये सारा मिला के एक कोडवर्ड बनेगा। और डिपेंड करता है कि हमारा ट्रांसपोर्ट ब्लॉक कितना है उतना ही आपका कोडवर्ड बनेगा। एन ट्रांसपोर्ट ब्लॉक है तो एन कोडवर्ड बनेगा। अब देखिए ये सारे जो हमारा जो डेटा है वो किस पर जाएगा, अभी मैंने आपको बताया सब कैरियर पे जाता है। तो 1.4 मेगाहर्ट्ज में कितना हमारे पास सब कैरियर थे, याद कीजिए, हमने रेडियो फ्रेम पे बताया था आपको 72। अगर हम 3 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ की बात करूं तो 180, 5 की बात करूं तो 300, 10 का बात करूं तो 600, 15 का बात करूं तो 900, 20 का बात करूं तो 1200 सब कैरियर थे। और सारे डेटा किस पे जा रहे हैं, सब कैरियर पे जाता है। अभी तो बताया था इसे पिछले वाला स्लाइड में, है ना। पिछले वाला स्लाइड में क्या बताया था, सब कैरियर कहाँ पर था आपका, टॉप पे था। हर फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक टॉप पे क्या जा रहा था, सब कैरियर जा रहा था, और सब कैरियर के अंदर डेटा था आपका। अब देखिए अब क्या कर रहा है, जब भी हम लोग डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो हम लोग दो प्रोसेस करते हैं, एक करते हैं IFFT, दूसरा करते हैं FFT। याद कीजिए आपने पढ़ाई किया होगा बीटेक में FFT, कितने लोगों को याद होगा FFT, मुझे नहीं पता, अगर किसी को याद है तो बताइए। बीटेक में आप लोगों ने पढ़ाई किया था FFT और IFFT, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स क्या मैथ में था, मैथमेटिक्स में था आपका। इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम और थर्ड सेम में आपने पढ़ा था ये चीज़ मैथमेटिक्स में, FFT और IFFT। फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बताइए। पढ़ा था ना जी। तो क्या था फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, बताइए, थोड़ा बहुत आइडिया है, याद है तो। नहीं यार, तो सर मैथमेटिकल मेथड में आता था चर्चा में, लेकिन क्या था याद नहीं। ठीक है, तो FFT का काम क्या था वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। FFT का काम क्या था, ये क्या करता था, कोई भी रैंडम सिग्नल को कन्वर्ट करता था फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में। कौन, FFT का काम था। और IFFT का काम क्या था, जो भी फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट होगा उसको दोबारा से टाइम डोमेन सिग्नल में क्या करता था, वो कन्वर्ट करता था। इवन दो कि आप DSP जब पढ़ोगे ना, DSP क्या है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है। और क्या करते हैं हम लोग, इसी पर सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग कैसे करते हो, आपके पास टूल था, अगर आपको याद होगा तो मैटलैब नाम का टूल था। बीटेक में आप लोगों ने मैटलैब सुना होगा। मैटलैब से क्या कर सकते हो आप, सिग्नल को सैंपल कर सकते हो, सिग्नल को कंट्रोल कर सकते हो, सिग्नल जैसा बनाना चाहोगे वैसा बना सकते हो। साइन वेव सिग्नल, कोसाइन वेव सिग्नल, जैसा मन है वैसा आप सिग्नल बना सकते हो, लेकिन एज पर द रिक्वायरमेंट। तभी कहा जाता है कि जो DSP पढ़ लिया और सिग्नल सिस्टम पढ़ लिया वो कोई भी सिग्नल को कंट्रोल कर सकता है। और सिग्नल कंट्रोल करने के लिए क्या होना चाहिए, फिजिकल लेयर बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। खैर हम लोग उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हम लोग को सिग्नल प्रोसेसिंग के बारे में जानना नहीं है, नहीं अपने को फिजिकल लेयर पे जॉब लेना है, ठीक है। फिजिकल लेयर पे जॉब लेना भी नहीं अपने को, अपने को जॉब लेना कहाँ है, मैक लेयर पे लेना है, और RRC NAS पे लेना है, और PDCP RLC पे लेना है। इस पर अपने को जॉब मिलने वाला भी नहीं है, बहुत कम वैकेंसी होता भी है। लेकिन हाँ, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपको पता रहे यहाँ पर, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पर, हमने क्या किया, सारे डेटा हमारा कहाँ जा रहा है, सब कैरियर के ऊपर जा रहा है, ठीक है। और नल पॉइंट्स का मतलब क्या, और टॉप लेवल, टॉप पॉइंट देखा था ना आपने अभी। अगर मैं ऐसे हमारा वेव जा रहा है तो सबसे जो टॉप पॉइंट को कहते हैं नल पॉइंट,
यहाँ पे क्या कर रहे हैं, IFFT कर रहे हैं हम लोग, सैम्पलिंग कर रहे हैं। किसको, उस सब कैरियर के जो डेटा को क्या कर रहे हैं हम लोग, सैंपल करके एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, उस डेटा को ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहे हैं टाइम डोमेन पे। ठीक है, तो कैसे हो रहा है तो देख लेते हैं। पहले मान के चलिए हमारे पास जो सिग्नल जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, जो सिग्नल हमारा जो जनरेट हो रहा है, सिग्नल देखोगे ना आप टूल पे तो ऐसा ही दिखेगा आपका सिग्नल। टूल पे जब देखोगे आपका सिग्नल तो ऐसा दिखेगा। और आपने अपने बीटेक लेवल पे देखा भी होगा, सिग्नल एंड सिस्टम अगर पढ़ाई किया होगा जो इसी ब्रांच के होंगे तो, या इलेक्ट्रिकल ब्रांच के होंगे तो उन्होंने देखा भी होगा हमारा सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होता है। इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, FFT लगा दिया। ठीक है, फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म लगाया। जैसे ही लगाया तो क्या हुआ, हमारा टाइम डोमेन में आउटपुट निकलने लगा। ठीक है, टाइम डोमेन में आउटपुट निकलने लगा। मैं ले लेता हूँ इसको एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्यों लेंगे, ये वाला जो है ना आपका, अब पता ही था, मैंने आपको बताया एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड, ये हो गया आपका टाइम डोमेन। ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया आपका टाइम डोमेन, वाई एक्सिस हो गया आपका एम्पलीट्यूड। तो पहला एम्पलीट्यूड बताएगा आपका क्या, पहला सिग्नल इसका क्या है। दूसरा एम्पलीट्यूड बताएगा उसका नेक्स्ट वाला सिग्नल के बारे में। तीसरा एम्पलीट्यूड बताएगा तीसरा वाला के लिए। इस तरीके से क्या कर रहे हैं हम लोग, एक सिग्नल को हम लोग रैंडम सिग्नल, ये कौन सा सिग्नल है, एक रैंडम सिग्नल को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, टाइम डोमेन में। ठीक है, और टाइम डोमेन से फिर से क्या करेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको फिर से अगर ओरिजिनल पे लाना चाहते हैं तो फिर से क्या होगा, देखा जाए तो इस पर IFFT लगा दो, इनवर्स फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म। जैसे ही आप इनवर्स फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म लगाओगे तो क्या होगा, फिर से हमारा आपका रिवर्ट में चला जाएगा। फिर से आपका एक रैंडम सिग्नल को क्या किया आपने, फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में आपने कन्वर्ट कर दिया। सिंपल सी बात है, देखिए लॉजिक क्या बोलना चाह रहा है। एक रैंडम सिग्नल आपने उठाया, ठीक है, रैंडम सिग्नल को आपने क्या किया, टाइम डोमेन के सिग्नल में कन्वर्ट किया। उस टाइम डोमेन को सिग्नल को क्या कर दिया, IFFT थ्योरम लगाकर आपने एक फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। और फ्रीक्वेंसी डोमेन का सिग्नल कैसा होगा, ये भी ऑलमोस्ट ऐसे ही रहेगा, दिखेगा ऐसे ही, लेकिन इससे थोड़ा इम्प्रूव वे में रहेगा। ऐसे ही रहेगा वो भी, लेकिन थोड़ा इम्प्रूव वे में रहेगा। तो ये चीज हो जाता है। तो यही यहाँ पर करना चाह रहा, देखिए ये बोलना क्या चाह रहा है, प्लेस द सब कैरियर एट द नल पॉइंट। जितने भी हमारे पास डेटा है उस सबको एक सब कैरियर पे डालो, जो कि आपका जो वेव था ना, नल पॉइंट जो मैंने आपको दिखाया था, तो उस पर क्या करना है, IFFT का सैम्पलिंग करना है आपको। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिग्नल को जनरेट करना है, फिर से उसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना है, और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट निकाल लेंगे। ये काम करना पड़ता है आपको। अगर ये आ गया ना मैटलैब का टूल अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा पैकेज है इसका। सिग्नल जनरेट करना, सिग्नल को प्रोसेस करना, इसमें पैकेज आपका आराम से जाएगा 15 से 20 लाख का। 15 से 20 लाख का पैकेज आता है इस पे, सिग्नल प्रोसेसिंग पे। जिसको जाना है, काम करना है, तो DSP और सिग्नल एंड सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। अब फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, हर सिग्नल को किस तरीके से टाइम डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना, आपको विदिन अ सेकेंड आपको आना चाहिए, आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए तो पीछे। तो वो सब अगर करने आता है तो आपको आराम से पैकेज 15 लाख 20 लाख स्टार्टिंग पैकेज है। ये आपका IITian को उठाता है 15 लाख 20 लाख के पैकेज पे। एज अ फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ। फ्रेशर गाइस को 15 से 20 लाख का पैकेज देता है अगर आपको सिग्नल प्रोसेसिंग आता है तो देखना। आप DSP खाली आप लिख दो रिज्यूम में, अब लिख दो कि आपको DSP बहुत अच्छे से आता है और आप कोई अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की हो, तुरंत आपके पास कॉल आ जाएगा। एज अ फ्रेशर लेवल के लिए बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सैंपल द एंटायर बैंड।
जितना भी हमारा डेटा था उस सारे बैंड को क्या करेगा, सैम्पलिंग करेगा, परफॉर्म करेगा क्या, एन पॉइंट FFT टू सेपरेट सब कैरियर सिंबल। मैं इसमें डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि टाइम वेस्टिंग है और कुछ नहीं। इसमें है बहुत सारा चीज़ें बताने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि ना आपको इंटरव्यू देना है उसके ऊपर, नहीं उससे आपसे सवाल पूछेगा वो, तो टाइम वेस्टिंग है, इसलिए मैं उसके अंदर जाना नहीं चाहता हूँ सिग्नल के ऊपर। और बोरिंग भी है, दूसरी बात है बोरिंग इसलिए है क्योंकि इंटरेस्टिंग कोई भी चीज़ तब लगता है जब चीज़ आपको लगे कि नहीं यार ये समझ में आ रहा है। बोरिंग तब लगता है जब कोई चीज़ समझ में नहीं आता है। तो ऑब्वियसली बात है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता हूँ उसके अंदर। परफॉर्म एन एन पॉइंट FFT टू सेपरेट द सब कैरियर सिम्बल्स, एक्सट्रैक्ट द डेटा सिम्बल्स एंड कन्वर्ट इनटू द डेटा। वहाँ से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा डेटा में, ठीक है। रिसीव करेगा एंटायर सिंबल को ऑन अ PRB, जनरेट करेगा कोड वर्ड, सेपरेट करेगा CRC और कोडेड बिट्स को वहाँ से, और वैलिडेट करेगा CRC। अगर हमारा सब कुछ बराबर है तो सक्सेसफुल होगा और फॉरवर्ड कर देगा किसको, मैक लेयर को। कौन ये कर रहा है सारा प्रोसेस, यूई साइड में हो रहा है। ये सारा चीज़ किधर हो रहा है, यूई साइड को हो रहा है। एल्स अगर कुछ इसमें एरर दिख रहा है तो क्या करेगा, उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा, नहीं तो क्या करेगा वो सीधा वो निगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, नैक भेज देगा इस पे PU6 चैनल पे। क्यों, यूई भेज रहा है ना, तो नैक भेज देगा आपका। ये हो सकता है काम आपका। PAPR, पीक टू एवरेज पावर रेशियो, जो कि बहुत ज़्यादा हाई होता है डाउनलिंक के केस में, कॉज अ हेवी पावर यूसेज, ठीक है। ओके इन द डाउनलिंक, मतलब डाउनलिंक में चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। PAPR अगर हाई भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा ई नोड भी 24/7 24 घंटा 7 दिन क्या होता है, एक आपका AC पावर सप्लाई से कनेक्टेड होता है, तो इसको पावर का कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपको पता है BTS रूम आप लोग गए हो ना, BTS रूम में सब लोगों ने काम किया है। BTS रूम में क्या होता है, एक पावर सप्लाई से कनेक्टेड होता है सब कोई, है ना। या तो बैटरी से कनेक्ट होगा, पावर चला भी जाए तो लेकिन वहाँ पावर का इशू नहीं है वहाँ पर। बहुत दिन हो गए, हाँ नहीं ये खाते तो यहाँ पर कुछ नहीं है भाई। आवाज़ आ रहा है भाई, म्यूट कर लो। अगर आप लोग कुछ नहीं बोलना, कोई सवाल है तो पूछो। अगर कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है पीछे से तो प्लीज आप लोग म्यूट कर लिया करो। तो इस तरीके से PAPR, पीक टू एवरेज पावर रेशियो से क्या होता है, हमारा पावर का खपत ज़्यादा होगा, पावर लॉस ज़्यादा होता है। लेकिन हमारा ई नोड भी साइड होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ई नोड भी साइड हमारा बड़े बड़े बैटरी बैंक से क्या होता है, कनेक्टेड होता है और AC पावर सप्लाई पर रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम आती है आपका अपलिंक के केस में, ठीक है। ये आपका RF का क्वेश्चन है जी। जो RF का जो होते हैं ना बंदे, ये RF में पूछा जाता है जब बड़े लेवल पे इंटरव्यू दोगे आप लोग, तो RF का चीज़ है ये, हमारे चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये टेलीकॉम से रिलेटेड है आपका, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग को भी थोड़ा पता होना चाहिए। सवाल नहीं पूछेगा वो OFDM में, SCFDM से कोई सवाल इंटरव्यू में नहीं पूछेगा, ठीक है। बेफिक्र रहिए इसके लिए आप। SCFDM में क्या है, सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है आपका, जो भी ट्रांसमिट करेगा सिग्नल विथ लो PAPR के साथ करेगा। क्यों, हमारा यूई क्या है, एक छोटे से बैटरी से कनेक्टेड हो। अगर इसका PAPR अधिक हुआ तो क्या होगा, बैटरी जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, डाउन होगा। उसको अवॉइड करने के लिए उसको क्या करेगा, ये लोग एक नया टेक्निक से करेगा, उसको लाया गया SCFDM टेक्निक। SCFDM क्या करता है, जो PAPR क्या करता है, कंट्रोल में रखता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर देता है, ठीक है। PAPR को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर देता है ये।
इसमें क्या होगा आपका, बैंड इंक्रीज, अगर आपका बैंड इंक्रीज कर रहा है तो सिंबल का ड्यूरेशन रिड्यूस होगा। एवरी यूई इज गोइंग टू ट्रांसमिट ओनली अ सिंगल कैरियर। एडवांटेज क्या है, पीएपीआर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। और डिसएडवांटेज क्या है, आईएसआई टू बी इंक्रीज। आईएसआई मतलब इंटर सिंबल इंटरचेंज। इंटर सिंबल इंटरचेंज क्या हो जाएगा आपका, ये इंक्रीज कर जाएगा। अगर इसको आपको सॉल्व करना है आईएसआई को, तो अपलिंक पे जो आपको पावर कंट्रोल का ये होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, पावर का कंट्रोल होना चाहिए यूई के ऊपर। क्योंकि यूई क्या करता है, कभी ज़्यादा पावर से कभी कम पावर से ट्रांसमिट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर इंटरफेरेंस होने का चांसेस बनता है। इसलिए क्या करता है, यूई की पावर को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहता है। पावर को कंटिन्यूसली क्या करता है, वो मॉनिटर करते रहेगा। और ई नोड भी हमें पता है कि तुमको कितने पावर से कोई चीज़ को ट्रांसमिट करना है। ई नोड भी डिसाइड करता है कि यूई का पावर कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, भी कंटिन्यूसली मॉनिटर द पावर level of the UE, transmit signal and the advise UE to use the दीपेंद्र भाई आप अपना म्यूट power to reach कर लीजिए EU। भाई। जितना पावर चाहिए उतना ही यूज करना है। इसमें अपना ये माइक्रोफोन को डिसेबल कर दो ना। तो ये चीजें हो गया। कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। मनीष कोई सवाल है क्या? सर ये SCFDA में तो ये अपलिंक के लिए ना सर यूज करेंगे। हाँ, SCFDA में आपका अपलिंक के लिए होता है, वो FDA में आपका डाउनलिंक के लिए होता है। ये PAPR ये दोनों के लिए जरूरी है सर? याद रखिएगा, SCFDA में टेक्निक क्यों आया, PAPR को लो रखने के लिए, क्योंकि हमारा मोबाइल बैटरी पावर पे चलता है ना, बैटरी पे चलता है। तो अगर उसका पिक टू एवरेज पावर रेशियो अगर उसका ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, हमारा मोबाइल का बैटरी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। उसको रिड्यूस करने के लिए, PAPR को बिल्कुल नेग्लिजिबल करने के लिए, बैटरी का पावर को एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमने क्या कर दिया, SCFDA में टेक्निक लाया। सर तो इसमें SCFDA में सिर्फ सर एक ही सब कैरियर यूज होता है क्या? क्या बोले? SCFDA में सिंगल कैरियर ही यूज होता है? हाँ, SCFDA में सिंगल कैरियर आपका यूज होगा। एक बार में एक कैरियर एक इंफॉर्मेशन को कैरी करके ले जाएगा। वहाँ पर मल्टीपल कैरियर वहाँ पर होता है। अच्छा, मल्टीपल कैरियर। तो सर अगर जैसे SCFDA में अगर मोबाइल को अगर हाई वो दे सकते हैं क्या पावर, मतलब हाई अगर पावर उसका दोगे तो हाई पावर आप नहीं दे पाओगे ना, ई नोड भी डिसाइड करेगा वो तो। नहीं सर, जैसे कि अगर जो हाई पावर का कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे यूई से भी हाई पावर में मतलब चल सकता हो, ठीक है, तो उसके लिए फिर OFDM में अगर यूज़ करेंगे तो फिर अपनी की स्पीड बढ़ जाएगी। नहीं समझा, फिर से बोलिए क्या बोलना चाह रहे हो। अगर मोबाइल आपका हाई पावर से क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा कुछ सिग्नल को तो। नहीं नहीं, जैसे कि नोटबी के पास हमें हैवी पावर होता है, ठीक है, क्योंकि वो 24/7 कनेक्टेड होता है। अगर इसी तरह से अगर मोबाइल भी 24/7 कनेक्टेड है तो कोई भी हम अपलिंक का डेटा अगर हम OFDMA से भेजते हैं तो फिर उसकी भी स्पीड तो बढ़ जाएगी ना, वो जल्दी पहुंच जाएगा। देखिए अपलोड देखिए हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो हर चीज़ पहले से डिफाइंड है। आप प्रोटोकॉल लेवल पे बात कर रहे हो, ठीक है। ये डिज़ाइन किसने बनाया, 3GPP ने बनाया है। मोबाइल को आप कह रहे हो कि आप पावर सप्लाई से कनेक्टेड रखोगे कंटिन्यूअसली, यही कहना चाह रहे हो ना। कंटिन्यूसली रख भी लोगे तो क्या उसमें जो टेक्निक हम लोग यूज़ करने वाले OFDM में क्या इम्प्लीमेंट होगा? नहीं होगा ना उसमें। उसको तो पहले से बोला गया कि आपको SCFDA में टेक्निक का कोई इम्प्लीमेंट करना है, ये बना हुआ है पहले से ही। आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। चेंजेस तभी करोगे जब आपने डिजाइन को पूरा चेंज किया है, तब। डिजाइन चेंज करने के लिए आपको परमिशन नहीं है, वो परमिशन सिर्फ 3GPP को है। पूरा आर्किटेक्चर चेंज हो जाएगा, पूरा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। समझे? और दूसरी बात, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होगा पता है आपको?
आपका ब्रेन को डैमेज कर देगा तुरंत। क्यों? कान में ही लगा के सुनते हो ना जी, बातें करते हो। पावर बढ़ा दो तो इसका सिग्नल का क्या होगा? ब्रेन का सेल को डैमेज करके आपको 1 महीने के अंदर या तो आपको ब्रेन ट्यूमर बना देगा या तो ब्रेन कैंसर कर देगा। क्या इतना बड़ा रिस्क लेगा? बोलिए, चिंता मत करो। इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेगा ना जी वो। आप अगर आपको आपको दे दिया जाए डिजाइन बनाने के लिए, तब क्या किसी का जान लेना चाहोगे इस तरीके से? आपको सब कुछ देखना पड़ेगा ना जी, ऊपर से नीचे तक हर पॉइंट को। आप इसका पावर नहीं बढ़ा सकते हैं। पावर बढ़ाने से क्या होगा? रेडिएट कर रहा है ना जी, और रेडिएट करते हुए आप क्या करो? कान पे लगा के सुनते हो। तो आप तो चलो पढ़े लिखे हो, जो गांव में लोग रहते हैं वो भी तो फोन पे बातें करते हैं, उनको तो पता ही नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में। वो तो मर जाएंगे तुरंत। आप पढ़े लिखे हो तो आप हेडफोन लगा लेते हो, चलो भाई ठीक है, आपने ब्लूटूथ लगा लिया। लेकिन जो गांव की जो लेडीज हैं, जो गांव के जो लोग हैं, वो तो सारे के सारे 1 महीना में खत्म हो जाएंगे सर। तो आप इनको वायलेट नहीं कर सकते, इनका जो थियरम है। इसीलिए कहा जाता है 3GPP से आपको लेना पड़ेगा लाइसेंस। जो 3GPP बोलेगा तभी आप कोई भी मोबाइल को लॉन्च कर सकते हो मार्केट में। अगर उनको वायलेट करोगे आपका कैंसिल हो जाएगा लाइसेंस, आप कोई मार्केट में कुछ भी नहीं लॉन्च कर पाओगे। क्यों बोलता है वो लोग? आप अपना स्पीड को बढ़ाने के लिए, चलो मैं मान लिया SC/FD में टेक्निक नहीं, वो FD में टेक्निक से करोगे। आदमी की जान भी तो ले रहे हो आप। और कोई सवाल किसी की तरफ से? नहीं है? आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक CQI। ये फिजिकल ईयर का लास्ट टॉपिक है। हम लोग हो सकता है कि आधे घंटे में 15 से 20 मिनट में कंप्लीट भी कर लें, फिर चलेंगे मैक लेयर पे। उसका लेवल खत्म हो जाएगा। हाँ, कुछ टॉपिक रह गया तो बोलिए। एक टॉपिक रह गया मुझे पता है, सेल सिलेक्शन एंड रीसिलेक्शन। इसके अलावा कुछ नहीं रहा है। जी